लोके शब्दाने उदिता भगवान नासी प्राण पुरुषोत्तमः नमोरियंताणुमुस्ताणुवर्जुन सौसावणम पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचार्य त्रिवल्लचार्य स्वामी की आचार्य विराग सागम महाराज की अहिंसा में विस्तरम की महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लचार्य स्वामी ग्रंथ राज कुरल काब्जी में 69वें परिच्छेद में समझा रहे हैं जगती पर राष्ट्र रक्षा राज्य व्यवस्था राजदूत उसमें बहुत बड़ी भूमिका रखता है। जितना कुशल राजदूत होगा उतना राज्य सुरक्षित होगा और राजदूत की अकुशलता राज्य की अकुशलता। इसलिए पूर्व में कहा दयालु हो, उच्च कुलीन हो, राजाओं को प्रसन्न करते जानता हो, ये राजदूत की विशेषता है। गुरु भक्त स्वामी भक्त हो, तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो और वाक्पटु हो, ये राजदूत के लिए अनिवार्य विशेषता है। और भी विशेषताएं राजदूत की हैं सो तीसरे श्लोक में समझा रहे हैं यहाँ पर स्वामिलाभाय एनात्तो भारो भूपति मंडले आवश्यकम तथान्यम तद्वर्ण्या पंडितम सर्वतोधिकम। स्वाभि लाभाय एनात्तो, जिसके अंदर स्वामी के लाभ के प्रति भावना जागृत हो, स्वामी हित के बारे में जिसका विचार है, वही श्रेष्ठ राजदूत है। जिसको अपने स्वामी के हित के बारे में विचार ही नहीं है, उसको राजदूत बनाने की आवश्यकता क्या है। यहां से हमने अपने देश के राष्ट्र के हित के उद्देश्य से दूसरे राष्ट्र में भेजा और उसने जाकर के हमारे ही राष्ट्र की निंदा कर दी और जिस विपक्षी शत्रु राष्ट्र में भेजा था दूत, उसी के पक्ष में बोलने लग गया, तो राजदूत कैसा। सम्मान रखेगा उस राजा का भी जिसके यहाँ गया है, पर प्रेम से अपने राजा की बात रखेगा। और राजदूत का तात्पर्य राजा का आना, राजदूत का तात्पर्य राजा का आना। और राजदूत विचलित हो गया तो राज्य नष्ट हो जाएगा। हमने कहा बोला जाओ आपको इस समाचार लेके जाना है, इसका मतलब ही हमने ब्रह्मचारी भेजा कोई मुनि संघ में, तो ये ब्रह्मचारी नहीं है, उनका सदस्य बन के गया है, विशुद्ध सागर ही गए हैं। आचार्य संघों में पत्राचार होता था। पुष्पदन भूतवली स्वामी जब आए तो अरवली स्वामी के पास आचार्य धरसेन स्वामी का पत्र गया कि नहीं गया। तो पत्र जैसे सदस्यता देता है, पत्र जब इतना महत्वपूर्ण होता है तो राजदूत कितना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए राजदूत के अंदर कैसा हो, स्वामी अपने राजाओं को समझ, अपने स्वामी की लाभ पहुंचाने वाले शब्दों को बोले। स्वामी लावा एनत्तु भारो भूपति मंडले, जिसको अपने स्वामी के हित का भार जिसको लगता है, मेरे सिर पर भार आ चुका। जैसे कहीं राज्य पद मिल जाए तो आपको पूरे राज्य का भार आ जाता है। पिता के वियोग में पुत्र के प्रति के लिए संपूर्ण परिवार का भार आ जाता है। गुरु ने आपको आचार्य पद दिया, आपको शिष्य सौंप दिए, बोले आपके ऊपर भार आ चुका है, तो भार आ चुका स्वीकार करना चाहिए, तो उसको पालन करने का भी परिणाम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना जीवन जी लिया, राजदूत भेजा, चलो अमुक राष्ट्र घूमने को मिलेगा, अमुक देश घूमने को मिलेगा, इस उद्देश्य से आनंद लूटने के लिए गया है,
वो राजदूत बनने लायक नहीं था। ऐसे ही हमने आपको किसी काम से भेजा, कोई आचार्य परमेष्ठी के पास भेजा, और आपने सोचा चलो संघ को देख के आएंगे, घूम के आएंगे, उपदेश सुन के आएंगे। अरे ये उद्देश्य नहीं था तुम्हारा, वो तो अपने आप हो जाएगा। वहाँ की आपको गतिविधियाँ समझ के आना है, किस संघ में क्या स्थितियाँ हैं और कौन संघ की क्या पद्धतियाँ हैं, क्या शैलियाँ हैं, इसका बोध होना चाहिए। अपनी यहाँ क्या विशेषता है, देखो विशिष्ट बात, हमारे राज्य में क्या विशेषता है इसकी प्रशंसा करना चाहिए वहाँ, तब तुम्हारा राजदूतपना श्रेष्ठ कहलाएगा। और वहाँ का जो सम्राट है वो भी कुपित ना हो पाए, उसको भी बड़े प्रेम से बात रखने का। जब वापस आए और जो विशेषता वहाँ से तुम लेके आए हो वो तुम्हारे राज्य में नहीं है, तो पहले उन विशेषताओं की व्याख्या ना करें, पहले अपने राज्य में क्या विशेषताएं हैं वो अपने राजा से कहें। बोले उस देश में ये विशेषता नहीं जो अपने यहाँ हैं, फिर धीरे से बात रखें, क्योंकि पहले आप उसको अपने राजा को खुश करो, प्रसन्न कीजिए। और आपने सीधे सीधे वहाँ की विशेषता रखना शुरू कर दिए और यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसा बोलोगे ना, वो हताश हो जाए या फिर कुपित हो गया तो दूत को ही मार दिया जाएगा। इसलिए नहीं, दूत को विवेकशील होना चाहिए, राज्य रक्षा आत्मरक्षा भी होना चाहिए राष्ट्र रक्षा के साथ, ठीक है। तो कैसे बोले कि स्वामी अपने राष्ट्र में ऐसी ऐसी विशेषताएं, यदि अमुक विशेषता और बढ़ जाती हैं तो अपने देश की और विशेषताएं बढ़ जाएंगी, ऐसा बोलेगा। वहाँ पर हमने ये विशेषता देखी है, तो ये विशेषता देखिए, मतलब ये नहीं कि हमारे पास नहीं है, ये विशेषता देखिए, राजा अपने आप समझ जाएगा अपन को ये विशेषता और बढ़ाना चाहिए। ऐसा ही सम्राट के सामने करना चाहिए, अपने स्वामी के सामने करना चाहिए, अपने गुरु के सामने करना चाहिए, ठीक है ना। जिसकी विदेश नीति सम्यक है वो राष्ट्र धन धान्य आयात निर्यात से संपन्न रहेगा। इसी प्रकार से अब आप लोग आश्रम, गुरु आश्रम में हो, आचार नीतियाँ भी होती थी ऐसी, जिसको हमारे आगम की भाषा में कहते हैं समाचारी। हमारे आगम की भाषा में इसका नाम है समाचारी। किस संघ में आप गए, कैसे रहना चाहिए, कैसे वहाँ पर भाषण करना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार बनाना चाहिए, अपने गुरु परंपरा को कैसे रखना चाहिए, वहाँ की गुरु परंपरा को कैसे समझना चाहिए, ये सारी बातें, आप कितने ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, वहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, आप अपने यहाँ से कौन सा ज्ञान निर्यात कर सकते हो, ये सारी विद्याएं आपके पास होना चाहिए। ऐसा कोई देश मान के चले मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, उस देश का विकास नहीं हो पाएगा। प्रत्येक राष्ट्र के अंदर एक भावना आना चाहिए, हमारे राष्ट्र की विशेषता तो मेरे लिए है ही, दूसरे राष्ट्रों में क्या विशेषता है उनको भी हम स्वीकार करके अपने राष्ट्र की विशेषता बढ़ाएंगे। यही हमारे मूलाचार में लिखा हुआ है। हमारे गढ़ में जो ज्ञान ध्यान आदि की संपत्ति है वो तो है ही, दूसरे मुनि संघों में क्या विशेषताएं हैं, हम स्वयं अपना शिष्य भेज करके अथवा श्रावकों के माध्यम से अथवा विद्वानों के माध्यम से, कोई विद्वान मुनि संघों में गए हैं उनको प्रेम से बासल से सम्मान से बिठाना चाहिए आपको विद्वानों को, और उन विद्वानों से पूछना चाहिए अमुक संघ में आप कितने बुजुर्ग हैं। किसी विद्वान ने आचार्य आदि सागर महाराज जी को देखा, किसी ने आचार्य शांति सागर महाराज को देखा, किसी ने छाणी महाराज को देख रहा, किसी ने देशभूषण को देखा, किसी ने महावीर कीर्ति जी को देखा है, किसी ने ज्ञान सागर जी देखा है मालूम, तो किसी ने विमल सागर जी देखा है, तो ऐसे ऐसे सन्मति सागर महाराज को देखा, लेकिन बुजुर्ग बुजुर्ग आचार्य महाराज को देखा है। आप नवीन दीक्षित हो तो आपने तो उनको देखा नहीं, उनकी विशेषता आप कैसे पा सकते हो। तो जो उनके नज़दीक निकटवर्ती व्यक्ति हैं उनके माध्यम से हमें जानना चाहिए, समझ रहे हैं, इससे आपका विकास होगा। जैसे राजा अपनी राज्य का विस्तार चाहता, व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार चाहता, ऐसे साधुओं को अपने चारित्र का विस्तार करना चाहिए, गुणों की वृद्धि करना चाहिए, और गुणों की वृद्धि परस्पर में समाचार्य से होगी।
अब कोई व्यक्ति कहता हम तो देखते ही नहीं, हमारे हम तो पहले से ही सबकी कुंडली जानते हैं। तुम मिले हो नहीं हो, तुम 2 दिन के बच्चे हो भी, दीक्षा लिए तुमको बहुत समय हुआ नहीं है, अनुभव शून्यता है। और दीक्षा लिए एक संघ में रह करके दीक्षा लेके जीना वो अलग विषय है। संघ के बाहर तुमको अभी 2 दिन हुए नहीं है, तुम्हें अनुभव है ही नहीं अभी किसी बात का। जो संघ के बाहर का अनुभव होता है वो संघ के बाहर आने पर ही होता है। ठीक है, तो अभी आप चाबी वाले साधु हो। चाबी वाले साधु का मतलब समझते हो? जैसे खिलौने होते चाबी वाले, जितनी चाबी हो रही उतने दौड़ते हैं, ऐसे ही संघ में रह करके तुरंत निकले वे चाबी वाले महाराज हैं। उनकी चाबी जो भरी गई है उतनी जी पाएंगे भी। जब चाबी से रहित होकर जब जीवन जियोगे ना, तब तुमको अनुभव का जीवन प्रारंभ होगा। फिर आप कहेंगे कि विस्तार चाहिए, प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए, ऋतंबरा प्रज्ञा चाहिए, बुद्धि का सौष्ठव चाहिए, विस्तार चाहिए। तो फिर आपको जगत के प्रत्येक साधु से मिलना चाहिए। और जब तक तुम मिले नहीं हो तब तक तुमने कैसे कह दिए फैले पास, ईर्षा के बस होकर के सामने वाला तो दूसरे की निंदा भी कर सकता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने नियम सारजी में लिखा है, ईसा भावेण पढ़ो जेके भाष्यम धम्मम तेनम वर्णम सूक्ष्म माँ भक्तम कुछ। हे श्रमण, ईर्षा के बस होकर के कोई पुरुष भगवत जनिंदेव के वचनों को झूठा कह सकता है, श्रवण संगों को झूठा कह सकता है, लेकिन इस ईर्षालु के शब्दों को सुनकर के जिन शासन के प्रति अभक्ति भाव मत लाना। कोई व्यक्ति किसी संघ का ईर्षालु है, उस व्यक्ति की बातों को सुनकर के हमें अभक्ति प्रणाम नहीं करना। जब तक हम किसी से मिल लाने परस्पर में, आप दूर से किसी ने कहा पानी उबलता है, पानी जलाता है, अरे आप दूर से मत सुनिए, पानी में हाथ डाल के देखिए। ऐसे कोई किसी साधु संघ की निंदा करे, उसकी बातों को सुन करके प्रभावित नहीं होना। आप उस साधु संघ में जाकर के अनुभव करो कि मात्र ईर्षा का परिणाम वृद्धि होते व्यक्ति को देख करके हर व्यक्ति ईर्षा भाव रख सकता है। सूर गर्म है, सूर गर्म है, ये किरणें गर्म है, लेकिन आपको बोध होना चाहिए सूर मूल में ठंडा है। मालूम, सूर मूल में ठंडा है, उसकी किरणें गर्म है मूल में। ये आतप नाम कर्म का परिभाषित ही ऐसा किया जाता है। आतप नाम की परिभाषा गोमट सार कर्म कांड में है, जो मूल में ठंडा हो और किरण जिसकी उष्ण हो। समझ रहे ना? ऐसी किरणों को देख करके आप सूर्य का निर्णय मत कीजिए कि सूर्य उबलता है। आप तो अंदर जाके देखो, आगम में मिलो, फिर यदि अंदर नहीं पहुंच पाते तो आगम से मिलिए। बराबर बोला? इसलिए किसी से प्रभावित होने के पूर्व ऊपर के 2 शब्द मोबाइल में आए शब्दों को सुनकर के प्रभावित मत होना, यूट्यूब पे आए शब्दों को सुनकर प्रभावित मत होना, किसी के फोटो तस्वीरों को देखकर प्रभावित मत होना। कभी कभी ये होता है सभा में तो एक आदमी नहीं होता है, कमरे में आप अकेले होते हो, भाषण ऐसा चलता है जैसे लाखों लोग सुन रहे हो। समझे ना? प्रभावित नहीं होना। आप सारी शिष्य मंडली से मेरा कहना है कि जीवन में जब तक पास जाके न देख लो तब किसी से प्रभावित मत होना। बहुत वो प्रभावितपना कैसा है, जैसे जो बिटियां मोबाइल पर दूसरे बच्चों के चेहरे देख करके प्रभावित हो रही हैं और वहाँ जाके शादी रचा के आती हैं, फिर कत्ल उनके हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, बच्चियाँ गड्ढे में गाड़ दी जा रही हैं, सूटकेस में भरी जा रही हैं। क्यों? तुम अपने धर्म को नहीं पहचान पाए, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाई, चेहरा को देखकर तुम शादी रचा के बैठ गई, आज तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसे जो व्यक्ति किसी प्रवचनकार से, किसी साधु संतों से बिना पास में जाए उनकी बाहर की मोबाइलों की बातें सुन करके प्रभावित हो गए, वे यूं मान के चलना चाहिए उस बेटी के समान है जिसने गैर जाति के लड़के के चेहरे को देख करके धर्म देखे बिना प्रभावित होकर अपनी जान गंवा दिए हैं। ऐसे भी लोग अपने धर्म की विशुद्धि की जान गंवा देंगे जो साधु संतों के झूठे प्रवचन सुन के प्रभावित होंगे। पास में जाओ, तुम्हारी चर्या क्या है? सभा के महाराज अलग होते हैं और कैमरे के महाराज अलग होते हैं, और
कमरे के महाराज अलग होते हैं, मुझे कमरे के महाराज देखना चाहिए पहले। जो आपकी शब्दावली में सुंदरता है वो आपके जीवन की परिणति में भी सुंदरता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर कह दिया दूत के लिए वो चर्यावान हो, उच्च कुलीन हो, सबसे पहला श्लोक में कहा था। अब एक विशेष बात कह रहे हैं यहां पर, जो अपने राजा के हित की बात करता हो, स्वामी को लाभ पहुंचाने की बात करता हो, और अपने राज्य को उत्कृष्ट देखने का भार जिसको समाई पड़े, उस विद्वानों में परम विद्वान होना चाहिए। सर्वतोधिकम पांडित्यम तद्वर्ण्यम, पांडितों में वर्ण्यपन होना चाहिए। मतलब जितना राजनेता होगा, आप विश्वास मानिए, उसका अध्ययन उतना अधिक बढ़ जाता है। वो अध्ययन नहीं करेगा राजनेता, वो फेल हो जाएगा अपने जीवन में। सर्वधर्मों का अध्ययन करना पड़ता है, सर्व संप्रदायों का अध्ययन करना पड़ता है, आपको सभी सभाओं में जाना पड़ता है, और सभी राष्ट्र और सभी विश्व के संविधानों का भी अध्ययन करना चाहिए राजनेता को, राजदूत को। जब तक विश्व के संविधान का बोध नहीं होगा तो आप संविधानों में कमी और गुण कैसे देख पाएंगे। अंतिम श्लोक, प्रभावजन्य यस्य मुखम मुद्रस्ति पश्यताम विद्याभूस्तो यश्च दूतार्धो महीभुजम। ये है मुख्य बिंदु। प्रभावजन्य यस्य, बोले विशिष्ट बात यह है, विशिष्ट बात यह है, सुनिए भाई, आप ज्ञानी हैं, बोला कुछ विवेक भी आदमी के पास होना चाहिए। माना कि मुझे किसी श्री संघ में कोई समाचार लेके भेजना है। एक समय था, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, बोला बगल में एक छोटा स्कूल और था दूसरे गांव में। तो कभी कोई कागज भेजना है, वहाँ कोई समाचार भेजना है, उसमें इतने साधन नहीं थे, तो मार साहब बच्चों को भेज देते थे, बेटा ये उस स्कूल में कागज दे के आओ, ये सामने ये बातचीत करके आओ। तो ऐसा नहीं होता किसी बच्चे को भेज दें। फिर मार साहब लोग जो है ना इतने चतुर होते थे, जो बच्चे स्वच्छ हो, सुंदर दिखते हो, ठीक है ना, जिनका बढ़िया वर्चस्व हो, ऐसे बच्चों को छांट के भेजते थे। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी था। अब एक दिन क्या हुआ, अधिकारी आ गए, तो अधिकारी, उनको सूचना मिल गई मार साहब को कि आज अधिकारी आ रहे हैं। तो क्या करते थे, सबसे उन्होंने प्रत्येक लाइन में एक एक होशियार लड़का बिठा दिया। ठीक है, और जितने अच्छे छात्र सबको पहली लाइन में बिठा दिया। अब वे कुछ भी पूछेंगे ना, तो नाम तो मार साहब को मालूम है ना, तो वो सबसे पहले अमुक जी, प्रत्येक लाइन से एक एक बच्चा उठा दिया। तो अधिकारी समझे कि सब बच्चे होशियार हैं, बराबर। तो ये विद्या तो आना चाहिए ना। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख रहे हैं कि आपको अपने देश का कोई विशिष्ट आदमी कहीं भेजना है, ब्रह्मचारी भेजना, तो वहाँ भाई यानी कि सभी को भेज दोगे, थोड़ा शरीर का भी सुंदर हो, दम ठमका भी हो, बात करने में चतुर चाटुकार हो, ठीक है ना, और कदाचित कहीं प्रश्न उत्तर हो जाए उसका उत्तर भी देना जानता हो, उत्तर ना बनता हो तो दूसरे प्रकार का उत्तर देना जानता हो, बहुमान करना भी जानता हो, ये सारी बात उसके अंदर आना चाहिए। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे त्रुलवालाचार्य स्वामी कि जिसको दूत बना के तुम भेज रहे हो, प्रभावजन्य यस्य मुख, सबसे पहला सारस्वत जी, बेटा सबसे मूल वस्तु है क्या, यशोधर जी, मुख मुद्रा। प्रथम, आपकी भाषा में प्रथम अट्रैक्शन चेहरा, चेहरा। जिसके चेहरे में ही आकर्षण नहीं है, कोई नाटक का पात्र भी बनता है, उसकी आरती उतारी जाती है, मालूम है आपको। नादनी होता है, नाटक का ही पात्र होता है, उसकी आरती उतारी जाती है, और वो ऐसे भगवान बन के बैठते हुए लोग बिल्कुल शांत, और बेही बातें करने लग जाएं और इधर उधर झांकने लग जाएं, तो कोई आरती नहीं उतारे।
पहला हेतु यहाँ पर दिए मुखमंडल। सबसे पहले आप कहीं भी जा रहे हो ना, अपने चेहरे को ठीक कीजिए, ठीक है। और जहां तुमने ऊंट जैसा देखना प्रारंभ किया हार्दिक बाबू, वहां पूरी तुम्हारी उतर गई, ठीक है। अब सौरभ ऐसे बैठा जैसे जिसके 50 डंडे पड़ रहे सिर पे। अब वो ऐसे बैठा बेचारा, तो कौन प्रभावित होगा? न तो ऊंट जैसा होना चाहिए, न स्तंभ जैसा, जैसे कोई वजन रख रहा हो ऊपर तुम्हारे, ठीक है। और न जोकर जैसे हंसना चाहिए, कुछ नहीं, गंभीर सौम्य, नाम नहीं स्वभाव, स्वभाव भी होना चाहिए, सौम्य स्वभाव। प्रभावी जन्य मुख मुद्रास्ति पश्यताम। सबसे पहले व्यवहारिक कैसा हो? मुख मुद्रा प्रभाव उत्पादक हो। जिसको हम दूत बना के भेज रहे हैं ना बिनी, उसकी मुख मुद्रा प्रभावक हो। मतलब दूत पहुंचते ही वहां की पूरी सभा देखने से सन्न हो जा रही। जब दूत ही इतना सुंदर है, वहां का राजा कितना सुंदर होगा, क्यों विशाल? जिसका दूत ही इतना सुंदर है तो सम्राट और प्रभाव उत्पादक शान। इस तरीके से आपने ओ दिल्ली वालों का नाटक देखा? दिल्ली वाला वो भाई आता ना मनोज, तो मनोज के ग्रुप में जब जो व्यक्ति देशभूषण कुलभूषण के पिताजी बनते हैं ना, राजा, वो कितना गंभीर बनता भाई। आप लोग तो शायद दिगंबर मुनिराज हो। देखो स्कूल का पूरा स्टाफ तुम्हें देखने आया है। प्रभावी मुद्रा, प्रभाव उत्पादक, ऐसे ढीले ढाले नहीं घूमने का। तो प्रभाव विवाह और प्रभाव यानी मुख मुद्रा पश्यताम, जिसको देखते ही लोग प्रभावित होने लग जाएं, मुख मुद्राएं देखकर प्रभावित होने लग जाएं। अच्छा, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे बैल होते हैं जो चलते खिंचे खिंच करके, सुना है सारस्वत जी? तो खिंचे बैल जैसे नहीं चलना उनको। प्रभावी मुद्रा विवाह और विद्या विभूषितो यश्च, व्यवहारिक विद्या से विभूषित होना चाहिए, व्यवहार का ज्ञान परिपूर्ण होना चाहिए। जिनको व्यवहार का ज्ञान नहीं है तो सूखे परमार्थ बेचारे लोक में अपमानित होते हैं और चाटुकार लोग पूजे जाते हैं। जबकि पूजा होना चाहिए संजय साहब किसकी? त्यागियों की, न कि चाटकारों की। लेकिन त्यागियों को व्यवहारिक बोध होना चाहिए कि हमारा त्याग मेरे पास है, व्यवहारिकता क्या है उसका बोध होना चाहिए। विद्या विभूषितो यश्च, तो जो व्यवहारिक ज्ञान विद्युत और विद्युता से युक्त हो, प्रभाव मुद्रा हो, उसी को दूतारो बहुत दूता अरहो भवि मही भुजाम, मही भुजाम, स्वामी को लाभ देने वाली भुजा के समान। दूत के लिए क्या गया? जैसे स्वयं की भुजा, ऐसा दूत जो ना, तो ये दूत के लक्षण कह दिए उन्होंने। उसी को दूत बनाया जाए जो सुंदर मुखमंडल वाला हो, प्रभावी हो, विद्या से विभूषित हो और अपनी बात रखने में वाक्पटु हो। ऐसे व्यक्ति को ही सम्राट के लिए दूत बना के भेजना चाहिए। आपको बोध होना चाहिए जगती पर सबको देखो, जानो, पहचानो, फिर स्वीकार करो। कागजों के सुंदर पुष्पों को देख करके जो प्रभावित होते भंवरे, वे वहां जाकर मात्र रोते हैं, पराग नहीं पाते। कागजों के सुंदर पुष्पों पर, प्लास्टिक के फूलों पर जाकर के तुम पहुंच पाओगे, लेकिन पराग नहीं पाओगे भंवरो। ऐसे ही दूर के शब्दों को सुनकर के जो बालक बालिकाएं एक दूसरे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, धर्म नष्ट हो रहा है। इसी प्रकार से
जो दूर से प्रभावित होकर के साधकों की वाणी को सुनकर के प्रभावित हो रहे हैं, वे श्रद्धा से भ्रष्ट हो रहे हैं। इसलिए कागज के फूलों में सुगंध नहीं है, दूर के बाजे सुहावने लगते हैं। मत हो प्रभावित कागज के फूलों से।